हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 2 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन। इसके पहले मैंने आपको 2 मार्च एंड 3 मार्च का जो जीके पीवाईक्यू था 2022 मेंस का वो सॉल्व करा दिया है। 6 मार्च का यहाँ पे मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके बाद एक शिफ्ट और है एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस का, वो 7 मार्च को हुआ था, तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। तो आपका 2022 का जो मेंस का पेपर है जीके का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2023 में जो मेंस का पेपर था ना वो केवल एक शिफ्ट में हुआ था, तो इसके बाद मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगी। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना एसएससी जीके पीवाईक्यू सीरीज जो कि 2024 सीजीएल प्री का जीके पीवाईक्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज डैश ग्रुप्स विद इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि सेंसस में किस ग्रुप को मान्यता नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि सेंसस जब हुआ था यानी जनगणना जब हुई थी तो कौन से ग्रुप को उसमें शामिल नहीं किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एथनिक ग्रुप को इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाकी अगर हम बात करें ट्राइबल जो ग्रुप हैं उनको शामिल किया गया था, SC ST जो हैं उनको भी शामिल किया गया था और रिलीजियस ग्रुप्स को भी शामिल किया गया था। तभी तो सेंसस में दिया होता है ना कि हिंदू कितने % आबादी थी या मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत थी, तो रिलीजियस ग्रुप को इंक्लूड किया गया था, एथनिक ग्रुप को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। अब यहाँ से ना आपको सेंसस 2011 के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें याद रखनी है, लेकिन अगर आप सेंसस में एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सेंसस 2011 पे। वहाँ पे मैंने आपको 86 पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं जिसमें कि 2024 की पीवाईक्यूज भी शामिल हैं और इससे ना आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप उस वीडियो को ना स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं और उसका PDF आप पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ सेंसस के रिगार्डिंग। सेंसस जो हुआ था 2011 में वो जो है 15th नंबर का सेंसस था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस किस नंबर का सेंसस था तो वो हो जाएगा 7th नंबर का। और आपसे ना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंसस 2011 का मोटो क्या है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोटो इसका था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था यानी सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो पहले नंबर पे था उत्तर प्रदेश, 2nd नंबर पे था महाराष्ट्र, 3rd नंबर पे हो जाएगा बिहार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी मतलब सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा दिल्ली। और अगर आपसे पूछे कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा सिक्किम। और यहाँ की जो आबादी थी ना वो 6 लाख थी, तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में। 2nd लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हो जाएगा मिजोरम, यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख थी केवल। लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है ना कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का था तो वो हो जाएगा मेघालय का नियरली 28%। अरुणाचल था 2nd नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम ग्रोथ कहाँ देखने को मिली थी तो नागालैंड में। इसका क्वेश्चन ना ऐसे भी लिख के पूछा जाता है कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ देखने को मिली थी, नकारात्मक वृद्धि दर कहाँ देखने को मिली थी, तो वो मिली थी नागालैंड में। अगर बात करें केरला का तो यहाँ पे भी 2nd लोवेस्ट ग्रोथ रेट था केवल 5% का। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं या कितने पास पास लोग रह रहे हैं ना, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है तो बिहार हो जाएगा 1106। ये नंबर भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 1028। अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वहाँ पे केवल 17 लोग रह रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूनियन टेरिटरी का था तो वो अंडमान एंड निकोबार का था 46, यहाँ पे यूटी रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो को हिंदी में कहते हैं लिंगानुपात, और इसका मतलब होता है कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल हैं, उन्हीं को कहा जाता है सेक्स रेशियो। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो था केरला का 1084, तमिलनाडु का था 996, हरियाणा का यहाँ पे 879 था। और ये जो क्वेश्चन था ना सीजीएल 2023 में मैचिंग वाले में पूछा गया था प्री के एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि किस यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो था तो वो था पुदुचेरी का 1037। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो कितना था तो वो था 943। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, इसका मतलब होता है कि महिला और पुरुष की साक्षरता दर के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर, सबसे ज़्यादा गैप किस स्टेट में था तो वो था राजस्थान में 27.1% का गैप था। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का हो जाएगा तो केरला का 94%। सेंसस के रिगार्डिंग बहुत सारा पॉइंट है जो कि हम एक ही वीडियो में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप मेंस एग्जामिनेशन के पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 जो है उसमें किस कार्यालय का प्रावधान दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे आपको ना कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जानने होंगे, क्योंकि ये सारे जो आर्टिकल्स होते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो कैग होते हैं ये आते किस आर्टिकल में हैं, तो ये आते हैं आर्टिकल 148 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका ओथ या फिर इनकी जो ऑफिस की कंडीशन होती है वो सारा किस आर्टिकल में आएगा तो वो सब आर्टिकल 148 में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 149, इसमें कैग की ड्यूटीज एंड पावर दी गई हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है, तो अनुच्छेद 149 को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 150 में लिखा हुआ है ना कि अकाउंट जो होगा यूनियन का या फिर स्टेट का वो किस फॉर्म में होगा, वो सारी चीज़ें लिखी हैं आर्टिकल 150 में। आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है कि कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को अगर यूनियन वाला है, अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो वो गवर्नर के पास जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे इंडिया के, वो थे वी नरहरि राव। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में कहा जाता है भारत का महान्यायवादी। अगर आपसे पूछे कि ये किस आर्टिकल में आते हैं तो इनका पोस्ट दिया हुआ है या इनके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ऑफ इंडिया इनको कौन अपॉइंट करता है, तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया के ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इस तरह लिखकर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। पहला स्टेटमेंट लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस observed since the pre-industrial period due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat trapping greenhouse gas level in earth atmosphere। पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म का फिनोमिना है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है, जब जलता है, उससे भी ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। स्टेटमेंट बी है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज विच पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ इन दी फॉर्म्स ऑफ वाइड स्प्रेड फ्लडिंग एंड एक्सट्रीम वेदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है अर्थ पे जो भी जीवन है उसके लिए। इन सारी चीज़ों की वजह से ना फ्लड और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना ये आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेम ही ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन की हिंदी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, बाकी क्वेश्चन को मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला वाला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि COP29 की मीटिंग कहाँ पर हुई है तो ये 2024 में हुआ है और ये बाकू में हुआ है, अजरबैजान में।
अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1997 में, और ये पहला प्रोटोकॉल था जहाँ पे बात की गई थी कि ग्रीन गैसेस का जो इमिशन है उसको कम किया जाए, और इसी में आगे चल के अमेंडमेंट किया जाता है, कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है किगाली अमेंडमेंट, जो कि 2016 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, 1992 में हुआ था। ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो पहला अर्थ समिट हुआ था ना, इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ग्रीन हाउस गैसेस। इसको भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ था ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ये वाला पॉइंट इसीलिए यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दे रही हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अगस्त 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट launched the dash portal for creating a national database for unorganized worker। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 के सीजीएल में भी पूछा गया था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2024 के प्री में भी पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगस्त 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। और इसमें ये बोला गया था ना कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अगस्त 2021 में। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से पूछा है, और बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैंने आपको ये करवाया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, इसका मतलब ये है ना कि उनकी बॉडी में आप विभेद नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि उनका रूट कौन सा है, उनका स्टेम कौन सा है, लीव्स कहाँ पर है। तो उनकी बॉडी ना डिफरेंशिएटेड नहीं होती, मतलब आप अलग अलग उनको बता नहीं पाएंगे। आगे यहाँ पे लिखा है कि इस प्लांट ग्रुप को कॉमनली एल्गे भी कहते हैं, और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, थैलोफाइटा। अब यहाँ पे ना प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था उसको शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। प्लांट किंगडम को सबसे पहले डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अब ये जो क्रिप्टोगैम होते हैं ना, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास ना तो सीड होता है और ना ही फ्लावर होता है। फेनेरोगैम्स में ऐसे प्लांट रखे जाते हैं जिनके पास सीड भी होता है और फ्लावर भी होता है। यहाँ पे जो क्रिप्टोगैम्स है ना, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पे जो थैलोफाइटा है ना, इन्हीं को कॉमनली एल्गे कहा जाता है, और इनकी बॉडी थैलस होती है, यानी एकदम फैली हुई होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रायोफाइटा, इसको कॉमनली हम मॉसेस कहते हैं, एंड लिवर वॉट भी इसका एग्जाम्पल है, ज़रूर याद रखिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है टेरिडोफाइटा, इसमें फर्न एंड हॉर्सटेल आते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेनेरोगैम्स की, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड भी होते हैं और फ्लावर भी होते हैं, लेकिन इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक यहाँ पे है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वो सारे प्लांट आते हैं जिनके पास सीड भी है, फ्लावर भी है, लेकिन उनका जो सीड होता है ना वो नेकेड होता है, यानी सीड इनके खुले होते हैं। एंजियोस्पर्म में वो सारे प्लांट आते हैं जिनके सीड जो होते हैं वो नेकेड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा कोनिफर्स, पाइन और देवदार। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, तो इसको आगे डिवाइड किया गया है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में।
मोनोकॉट को हिंदी में कहते हैं एक बीजपत्री और डाइकॉट को हिंदी में कहा जाता है द्विबीजपत्री। आपने देखा होगा घर में आप जब चने खाते होंगे या फिर मूंगफली आप देखते होंगे तो उनके बीच में कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर रहता है ना, वही होता है कॉटिलेडॉन और उसी के नाम पे इनको मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज़ बीन प्रोविजनली नेम्ड सीबोजियम बाई अमेरिकन रिसर्चर्स इन ऑनर ऑफ नोबल लॉरिएट ग्लेंटी सी बोर्ग। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल एलिमेंट था जिसको कि सीबोजियम नाम दिया गया था। सीबोजियम नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि एक नोबल लॉरिएट थे ग्लेंटी सी बोर्ग, उन्होंने ही इसकी रिसर्च की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एलिमेंट जो है 106 नंबर पे जो आता है उसी को नाम दिया गया था सीबोजियम। ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके बाद ये सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था, सीएचएसएल में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। अब यहाँ से आपको कुछ और भी एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, जैसे मेंडेलिवियम जो एलिमेंट है इसका कई बार एटॉमिक नंबर पूछा गया है एग्जाम में। तो मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर आप याद रखेंगे 101, निहोनियम का आप याद रखेंगे 113 एंड ये सारे ना पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ज़रूर आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स आते हैं ना उनका नाम दिया गया है अलग अलग, और कई बार आप ना इससे अगर आपको ये पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट आते हैं उनको कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 में जो एलिमेंट आते हैं उनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 15 में जो एलिमेंट आते हैं उनको पिंकटोजन या फिर नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 16 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको चैल्कोजन या फिर ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट आते हैं उनको हैलोजन कहते हैं, ग्रुप 18 में आते हैं इनर्ट गैसेस। ग्रुप 18 में जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहला पीरियोडिक टेबल अगर आपसे पूछा जाए कि पहली आवर्त सारिणी किसने दी थी तो दिमित्री मेंडलीव ने दी थी 1869 में। लेकिन आज का जो पीरियोडिक टेबल है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपसे पूछा जाए किसने इन्वेंट किया था तो उसको दिया था हेनरी मॉजले ने 1913 में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टक का नियम किसने दिया था, इसको दिया था न्यूलैंड ने 1865 में। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिगार्डिंग द मेडल टैली इन नेशनल गेम 2022। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल गेम जो हुए थे 2022 में उसमें जो मेडल टैली थी उसको आपको मैच कराना है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सर्विसेज टीम। सर्विसेज टीम जो है इन्होंने टॉप किया था नेशनल गेम्स 2022 में, तो जाहिर सी बात है इनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल होगा। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है महाराष्ट्र, इनके पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल थे लेकिन गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज सबको मिला करके। हरियाणा थर्ड पोजीशन पे था एंड कर्नाटका फोर्थ पोजीशन पे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। इसके बाद यहाँ से आपको रिवाइज करना है कि कौन से गेम कब हुए थे। 36 नंबर का जो नेशनल गेम था ना वो गुजरात में हुआ था और इसका मैस्कॉट था सवज। आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि 37 नंबर का जो नेशनल गेम था वो अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ तो वो हुआ गोवा में, और इसका मोटो नहीं मैस्कॉट होगा यहाँ पर। इसका मैस्कॉट था मोगा जो कि एक इंडियन बाइसन है। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर का नेशनल गेम आपको याद रखना है कि ये अभी हुआ नहीं है बट उत्तराखंड में इसको होस्ट किया जाएगा जनवरी फरवरी के टाइम पे 2025 में, और इसका मैस्कॉट रखा गया हिमालयन मोनल जो कि उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। यहाँ से आपको इतने नेशनल गेम याद रखने हैं और उनका मैस्कॉट भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम अगर आपसे पूछे कहाँ पर हुआ था तो ये 2018 में हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 6th खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में होस्ट किया गया था और 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। एग्जाम जो हुआ था 2024 CHSL का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन दे करके कि कहाँ पर नहीं हुआ था। तो अगर आपको याद होगा ना तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था 2020 में।
यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी ये चीज़ याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर 2024 का विनर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनके पास टोटल 71 मेडल्स थे, जिसमें कि 32 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल एंड 21 ब्रॉन्ज मेडल थे। अगला क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गे इन 1935। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एल्गी का स्ट्रक्चर और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी प्रजनन प्रणाली है उसको 1935 में किसने एक्सप्लेन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, F.E. फ्रिट्ज ने इसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे एल्गी के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको ना रोडोफाइटा दे देगा तो आप उसको मैच कराएंगे रेड एल्गी से, क्लोरोफाइटा हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी को, पेयोफाइटा या फिर पेयोफाइके बोला जाता है ब्राउन एल्गी को, क्राइसोफाइटा बोला जाता है गोल्डन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि त्वरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं यानी उसको ऐसे छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं ना, तो वहाँ पे वो एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं और इसका ये मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको कि हम ए से यहाँ पे दिखाते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा होता है ना इसको हम चेंज दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन है, द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड वाले से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा यानी कि प्रेरित धारा होगी वो कब मैक्सिमम होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो कॉइल का मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा इंड्यूस्ड करंट। अगर आपसे पूछे कि इंड्यूस्ड करंट मिनिमम कब होगा तो यहाँ से आप पहले हाईएस्ट वाला याद रखिए, मिनिमम वाला भी आप याद रखेंगे कि जब भी कॉइल की मोशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या फिर 180 डिग्री पर हो, उस टाइम पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो मिनिमम होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन जो होता है ये दो समूहों के गुणों से मिलता जुलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3 का जो क्वालिटीज होता है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ग्रुप 1A हाइड्रोजन जो होता है ना ये ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। और ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है कभी कभार, तो उस इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। अगला क्वेश्चन है, which is specialized excretory cell found in Latyhelminthes that acts like a kidney removing waste material through filtration। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि Latyhelminthes में जो एनिमल्स आते हैं ना उनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल होता है यानी उत्सर्जक एक कोशिका होती है जो किडनी की तरह काम करती है और फिल्टरेशन के द्वारा वेस्ट मटेरियल को हटा देती है। तो उसका नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसको कहा जाता है फ्लेम सेल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम से। मैंने अपने चैनल पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम से एक डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड की है जिसको कि आप जाके स्पीड ज़्यादा करके रिवाइज कर सकते हैं मेंस एग्जाम के पहले, क्योंकि बायोलॉजी में ना क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे मैंने आपको 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं जिसमें ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। उसका PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप वो भी लेकर के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई है अगर एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल रिवाइज कराना चाहूँगी जिससे कि एग्जाम में आप अच्छे से आंसर मार्क कर पाए। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पोरीफेरा फाइलम आता है। पोरीफेरा जो फाइलम में एनिमल्स आते हैं उनके बॉडी पे होल्स होते हैं यानी पोर्स होते हैं, इसी वजह से उनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिला, साइकन, यूपलेक्टिला।
साइकन जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एनीलिडा। एनीलिडा से आप याद रखेंगे लेयर, यानी इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन पाया जाता है, ऐसे बीच बीच से लाइन आपको दिखेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे है अर्थवॉर्म, लीचेस एंड नेरिस। अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे ना तो ऐसे से लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइन, पोडा का मतलब होता है पैर। तो ऐसे एनिमल जिनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं वो आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में। और ये जो ऑर्थ्रोपोडा है ना, ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में भी क्लास इंसेक्टा जो होती है ये इनकी सबसे बड़ी क्लास होती है। और इसमें आएंगे बटरफ्लाई, आंट यानी चींटी, मॉस्किटो, प्रॉन, स्कॉर्पियन। अगर आप बिच्छू या फिर प्रॉन वगैरह को उल्टा करके देखेंगे ना तो उनका पैर ज्वाइंटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलस्का की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम होता है। इसका एग्जाम्पल है स्नेल, पीला एंड ऑक्टोपस। और इनकी बॉडी ना सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइलम है एकाइनोडर्मेटा। इसको आप एचिनोडर्माटा भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि इचीनेस कुछ साउंड कर रहा है ना थोड़ा सा, तो इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत सारे कांटे होते हैं, जैसे कि स्टार फिश, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं एस्लेमेंथिस, जिनको कि निमेटोडा कहते हैं। और इसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, यानी राउंड होती है, तो इसको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। जिसमें कि आता है एस्केरिस, वुचेरिया, इसको फिलारियल वॉर्म कहते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सीलेंट्रेटा फाइलम, जिसको कि निडारिया कहते हैं। यहाँ पे आई होगा, इसको निडारिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश, हाइड्रा, ब्रेन कोरल, सी एनिमोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जेलीफिश एंड हाइड्रा है। नेक्स्ट यहाँ पे है लैटीहेल्मिन्थिस। इनकी बॉडी लेटी होती है, यानी कि ये फ्लैट वॉर्म होते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए फ्लैट वॉर्म तो आप लैटीहेल्मिन्थिस मार्क करेंगे। अगर आपसे राउंड वॉर्म पूछा जाए तो आप निमेटोडा, या फिर ऑप्शन में अगर एस्लेमेंथिस है तो आप उसको मार्क करेंगे। लैटीहेल्मिन्थिस का एग्जाम्पल हो जाएगा लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं वर्टिब्रेट, और इसमें हम उन लोगों को रखते हैं ना जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने का मतलब होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होता है, उसको वर्टिब्रेटा में रखते हैं। वर्टिब्रेटा का भी आगे क्लासिफिकेशन होता है। इसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, यानी वो सारे एनिमल्स आते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में भी आगे 5 क्लासेस आती हैं, जिनमें 2 क्लासेस होती है वार्म ब्लडेड और 3 क्लास जो होती हैं वो होती हैं कोल्ड ब्लडेड। अब ये जो 2 क्लास वार्म ब्लडेड होते हैं ना, वो होते हैं बर्ड एंड मैमल। और ये जो 3 क्लासेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो होते हैं पीसीज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1915 सेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1915 का जो सत्र हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। यहाँ पे आपको आईएनसी का इंपॉर्टेंट सेशन याद रखना है और कौन उसके प्रेसिडेंट थे, कहाँ पर हुआ था, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईएनसी कब फॉर्म हुआ था, तो 1885 में फॉर्म हुआ था। एओ ह्यूम ने इसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1885 में जब फॉर्म हुआ था तो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। और उस टाइम में 72 लोगों ने आईएनसी का सेशन अटेंड किया था। नेक्स्ट ईयर में जब सेशन हुआ था तो वो कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है 1888 में इलाहाबाद में जब सेशन हुआ था आईएनसी का, तो उसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। इस वजह से ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट सेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में, रहीमतुल्लाह एम सयानी इसके प्रेसिडेंट थे और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1905 में आप याद रखेंगे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, करजन ने पार्टीशन किया था। 1907 आप याद रखेंगे कि सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, सूरत में हुआ था ये, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है 1917 एंड 1925 का सेशन। 1917 का जो सेशन हुआ था ना,
उस टाइम पे उसकी प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन 1925 में कलकत्ता में ही सेशन हुआ था, सरोजनी नायडू जी इसकी प्रेसिडेंट बनी थी और ये पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। और अगर आप डिटेल में इंडियन नेशनल कांग्रेस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाइएगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैंने पूरा INC जो है उसको अच्छे से कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर अंडर अलाउद्दीन खिलजी वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे कहने कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कौन सा ऑफिसर हुआ करता था जो कि एक रजिस्टर मेंटेन करता था व्यापारियों की, ताकि जो गुड्स की सप्लाई है ना वो अच्छे से हो सके, ये सारा देख रेख करने के लिए वो रजिस्टर तैयार करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सहनाई मंडी, ये ऑफिसर होते थे। खिलजी डायनेस्टी से आपको ये याद रखना है कि इनका रूल था 1290 से लेकर 320 तक। फाउंडर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, और इसका जो रियल नेम था ना यानी वास्तविक नाम वो था अली गुरशाह। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सिकंदर सानी का टाइटल किसने लिया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था, और ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने कि अपने साम्राज्य को साउथ तक बढ़ाया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा साउथ में एक्सपीडिशन किया था। और इसके टाइम पे 3 टाइप के टैक्सेस लगते थे। ये क्वेश्चन 2023 के प्री के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। जजिया टैक्स, घरई टैक्स एंड जकात टैक्स लगता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्वास क्या होता था तो ये होता था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ऐसा होता था कि जो भी लैंड रेवेन्यू होता था ना वो लैंड को पहले मेजर करके उस हिसाब से लिया जाता था और कैश में ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। यहाँ पे कह रहे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला यहाँ पे है COP28 इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1995। थर्ड यहाँ पे है द फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पहला UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये 1995 में ही हुआ था, लेकिन COP28 की जो मीटिंग है वो इंडिया में नहीं हुई थी। अगर आपसे पूछा जाना कि COP28 का जो मीटिंग था वो कहाँ पे हुआ था तो दुबई UAE में हुआ था। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 1995 में तो हुआ था, बट ये पेरिस फ्रांस में नहीं हुआ था, ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कितने तरीके के रिट्स जारी किए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 टाइप्स के रिट्स इशू किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल 226 है ना इसमें आता है हाई कोर्ट का रिट जारी करने का पावर, आर्टिकल 32 में आता है सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने का पावर। लेकिन जो हाई कोर्ट है ना रिट्स के मामले में इनके पास ज़्यादा पावर है क्योंकि ये लीगल रिट्स भी इशू कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ रिट्स ध्यान में रखना है क्योंकि इसके डेफिनेशन पे या फिर इसका ये जो मीनिंग होता है ना इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला हेबिस कॉर्पस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ। इसमें यह होता है कि अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है या फिर प्राइवेट कस्टडी में लिया गया है तो उसको रिलीज करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है मंडेमस, हिंदी में इसको कहा जाता है परमादेश। इसका मतलब होता है वी कमांड। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है अपनी, या फिर कोई भी लोअर कोर्ट है या कोई भी ट्रिब्यूनल है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तब ये रिट इशू किया जाता है। उनको कमांड दिया जाता है कि वो अपना परफॉर्मेंस या फिर वो अपना काम करें। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड वाला सर्शियोरारी, जिसको हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी इंफीरियर कोर्ट ने या किसी भी ट्रिब्यूनल ने अगर कोई भी ऑर्डर पास कर दिया है तो उसको क्वैश करने के लिए हायर कोर्ट के द्वारा इसको इशू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोहिबिशन, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिषेध। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट है और उसके ज्यूरिसडिक्शन यानी उसके अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा केस है
जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता और फिर भी वो उस पर प्रोसीडिंग्स सुन रहे हैं, उस पर केस चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन इशू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्यूओ वारंटो, इसको हिंदी में कहा जाता है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, या फिर इसका मतलब ये भी होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी पर्सन अगर उसने अनलॉफुली किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है तो उसको रोकने के लिए ये इशू किया जाता है। यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ रिट्स और उनका क्या मतलब होता है ये याद रखना है। अगला यहाँ से आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट होगा ऐसा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 129, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि आगे के केसेस में उसका रेफरेंस लिया जा सके। तो ऐसा है आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 130 है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगा, तो अभी न्यू दिल्ली में है, तो वो है आर्टिकल 130 में। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 131 है, इसमें है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 132 में है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर आपसे पूछे किस में आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो आर्टिकल 132 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है तो वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ता है, तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 141 में। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन इसमें से रिस्पॉन्सिबल होता है सरकार की सभी प्राप्तियों और जो खर्चे होते हैं उनको ऑडिट करने के लिए। तो ये तो हमने पढ़ा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। यहाँ पे रिसीट देख के आपको ये याद आना चाहिए कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उनकी भी कुछ कमाई होती है और कुछ खर्चे होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है इनका 2 अकाउंट होता है, एक कैपिटल और एक यहाँ पे होता है इनका रेवेन्यू अकाउंट। अब इनमें भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में भी आ सकता है कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट इसमें आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट की बात करें तो इसमें भी आता है रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रही हूँ शॉर्ट में कि कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में भी कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। अब ये जो रिसीट है ना, इसका मतलब होता है प्राप्तियाँ यानी कि सरकार की कमाई, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट होता है ना, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की वो कमाई, वो प्राप्तियाँ जो कि उनको बिना अपने एसेट को कम किए हुए मिल रहा है। जैसे कि रेलवे का टिकट हो गया, इसका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। आपका कोई भी चालान वगैरह कटता है तो ये भी पैसा सरकार के पास जाता है। अगर हम टैक्स पे करते हैं या फिर कोई भी फीस या फाइन हम देते हैं, वो सारा होता है रेवेन्यू रिसीट में, क्योंकि यहाँ पे ना सरकार की वो कमाई हो रही होती है जहाँ पे उनके एसेट कम नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे है कैपिटल रिसीट। यहाँ पे भी सरकार की कमाई हो रही होती है, लेकिन कैपिटल रिसीट में क्या होता है कि सरकार के एसेट कम हो जाते हैं। मान लीजिए सरकार का किसी कंपनी में बहुत सारा शेयर है और सरकार ने उसको सेल कर दिया, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने पैसे कमा लिए, तो सरकार के पास पैसे तो जाएंगे लेकिन उनका एसेट कम हो गया ना। तो एसेट कम करके अगर गवर्नमेंट अर्न करती है तो आप उसको रखते हैं कैपिटल रिसीट में। यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें डिफरेंस ये होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है शॉर्ट टर्म का खर्चा, जैसे कि गवर्नमेंट हर मंथ सभी एम्प्लॉय को सैलरी देती है जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म का खर्चा आता है, जैसे कि रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, स्कूल वगैरह बनवाना। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलपमेंट एडटेक सोल्यूशन इन जनवरी 2022। यहाँ पे कह रहा है 2022 में नीट 3.0 को किसने लॉन्च किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने।
यहाँ पे ये जो नीट है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये जो नीट 3.0 है ना, इसको लॉन्च किया गया था इसलिए ताकि जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको टेक्निकल बुक रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा में उनको प्रोवाइड किया जा सके और उनको बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड किया जा सके, उसलिए लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेम दी हॉट ड्राई ऑप्रेसिंग विंड दैट ब्लो बिटवीन दिल्ली एंड पटना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर इनका पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सी लोकल विंड है जो कि दिल्ली एंड पटना में चलती है। राइट आंसर हो जाएगा लू, ये नॉर्थ इंडिया की लोकल विंड है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कंपनीज शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो कि 2016 में आया था, तो इसके हिसाब से इंसॉल्वेंसी का जो रिजोल्यूशन है कंपनी के लिए वो कितने दिन में कंप्लीट किया जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 180 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैच दी कॉलम्स। अब ये वाला क्वेश्चन जब पहली बार आया था मेंस में ना, उसके बाद ये क्वेश्चन इतना वायरल है कि हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है और ये है हिंदी मंथ। यहाँ पे आपको सीजन दिया हुआ है और यहाँ पे हिंदी वाला मंथ दिया हुआ है। पहला यहाँ पे जो सीजन है ना वसंत, ये होता है चैत्र बैसाख, और इसके बाद जो ग्रीष्म लिखा है ना इसका मतलब होता है गर्मी, ये होता है ज्येष्ठ एंड आषाढ़ के मंथ में। वर्षा होती है श्रावण एंड भाद्र के टाइम पर। शरद ऋतु होता है आश्विन एंड कार्तिक के टाइम पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र हु वॉज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन एम्परर killed the king established a new dynasty which of the following was his dynasty। यहाँ पे कह रहे हैं कि पुष्यमित्र जो थे वो कमांडर थे बृहद्रथ के, और बृहद्रथ कौन थे, ये लास्ट मौर्यन रूलर थे, यानी मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट ये किंग थे बृहद्रथ। इन्हीं के कमांडर थे पुष्यमित्र और इन्होंने बृहद्रथ को मार के एक नई डायनेस्टी बनाई थी। तो उस डायनेस्टी का क्या नाम था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 शुंग डायनेस्टी के थे ये। अगला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम्स। यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इसको आपको मैच कराना है उनके हेडक्वार्टर से। पहला है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। सेकंड यहाँ पे है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। यहाँ पे ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो भी हेडक्वार्टर्स दिए हैं ना वो ऑलरेडी इन्होंने उसी के सामने लिखा है। यहाँ पे जो मैचिंग इन्होंने दिया है ऑप्शन में वही सही है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था NBFC MFI के लिए। NBFC MFI का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे पूछा है कि इनको रेगुलेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो कब लॉन्च किया था RBI ने, कब इंट्रोड्यूस किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2 दिसंबर 2011 में। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022। यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल आया था 2022 में, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द लोकसभा रेफर्ड दिस बिल टू द ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोअर हाउस एंड 10 फ्रॉम द अपर हाउस। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकसभा ने इस बिल को ज्वाइंट कमेटी है पार्लियामेंट की उसको रेफर किया था, जहाँ पे 21 मेंबर्स थे लोअर हाउस से और 10 मेंबर्स थे अपर हाउस से यानी राज्यसभा से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बिल ऑल्सो प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश अ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी टू ब्रिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बिल ने ये भी प्रपोज किया था कि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाया जाए ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सके। स्टेटमेंट सी है यहाँ पर द बिल ऑल्सो हैज ए सेक्शन 63A that relates to establishment of the cooperative rehabilitation, reconstruction and development fund for revival of sick multi-state cooperative societies। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें ना इस बिल में एक सेक्शन था 63A जिसमें ये कहा गया था कि इस्टेब्लिश किया जाएगा कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
ये वाला आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका एंड होता है एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि 6 मार्च को कंडक्ट किया गया था। इसके बाद आपको करना है 7 मार्च वाला। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।